10 नवंबर की शाम 6:55 पर दिल्ली के लाल किला के पास गेट नंबर 1 जो मेट्रो है वहाँ पर हुए ब्लास्ट में अब तक क्या कुछ पता चला। ब्लास्ट के तार पुलवामा तक कैसे पहुँचे और जिस कार के इर्द गिर्द ये पूरी घटना घूम रही है उस कार के बारे में अब तक क्या क्या हमें पता चला है। कौन सी एजेंसियाँ जांच में लगी हैं और उन एजेंसियों के लगने का मतलब क्या है। साथ ही जिन धाराओं में अब तक मामला दर्ज किया गया उन धाराओं में क्या कुछ कहा गया है और ये किस तरफ संकेत करते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में हम तलाशेंगे और बातचीत के ज़रिए कोशिश करेंगे कि इन तथ्यों को अच्छे से समझ सकें। निखिल हमारे साथ हैं। निखिल, सबसे पहले आप एक ये ब्रीफ दीजिए कि जो घटना हुई कल शाम से उसके तार पुलवामा तक कैसे जा रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें जिस कार में ब्लास्ट हुआ था उससे ही लिंक्ड हैं। तो जब ये धमाका हुआ उसके बाद में जो एजेंसीज थी, चाहे वो आईबी हो, दिल्ली पुलिस हो, एनएसजी हो, एनआईए हो, ये सारी टीम्स वहाँ पे डिप्लॉय हुई और उन्होंने ये फिगर आउट करना शुरू किया कि ये एग्जैक्टली था क्या। जैसे हमने इससे पहले भी एक जो वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था उसमें बताया था कि शुरू में ऐसा लग रहा था कि किसी कार में लग गई है आग। और ये मतलब दिल्ली एनसीआर में जहाँ सीएनजी गाड़ियाँ खूब चलती हैं वहाँ पे इक्का दुक्का ये ऐसा इंसिडेंट्स हो जाते हैं कभी कि सीएनजी में आग लग गई और फिर उसके बाद वो कार भभक जाती है। लेकिन क्योंकि जो आसपास लोग थे, पहली चीज, क्योंकि जो आसपास लोग थे उन्होंने एक बहुत लाउड नॉइज सुनी थी, बहुत दूर तक के वो धमाका सुनाई में आया था। और दूसरा जो डेबरी था, जहां पे पूरा वो मलबा बिखरा हुआ था, उसको देखकर ऐसा लगता था कि बहुत तो जोर से यहाँ पे कोई चीज दगी है। मेट्रो के जो गेट के शीशे हैं वो भी टूट गए थे। कई जो विक्टिम्स हैं उनके शरीर थे वो शत विक्षत हो गए थे। कार पूरी तरह तोड़ मुड़ गई थी, है ना। और इसके अलावा आग भी लगी थी, जो कि एक नॉर्मल सीएनजी ब्लास्ट में नहीं देखने को मिलता है। हम ये वीडियोस भी देखते हैं कि इतना मतलब जैसे सब ये तो एक मतलब हम एमेच्योर्स की तरह बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स बेहतर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो वैसा लग नहीं रहा था। और इसीलिए फिर एक मल्टी एजेंसी एफर्ट हुआ। तो सबसे पहले ये जीरो इन किया गया कि वो गाड़ी कौन सी है जी। तो इसीलिए जब होम मिनिस्टर ने रात को एक बयान जारी किया तो उन्होंने उसमें पूरी तरह से उन्होंने बताया कि वो एक सफेद रंग की i20 गाड़ी थी, हरियाणा नंबर की गाड़ी HR-26 का मतलब हुआ गुड़गांव का नॉर्थ। और ये गाड़ी जो है सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक बार बार बेची गई। सबसे पहले ये शाहिद नाम के शख्स पे खरीदी गई, उसके बाद ये सलमान के पास गई। सलमान गुड़गांव में किराए के एक मकान में रहते थे। जब उनके घर पर पहुंचा गया तो पता चला कि वो यहाँ से जा चुके हैं और उन्होंने ये सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी। गाड़ी जो है वो 8 मार्च 2014 की उसकी रजिस्ट्रेशन है। और इसके बाद फिर ये भी खबरें आई कि सलमान से पूछताछ की पुलिस ने। सलमान से ये गाड़ी ऐसा रिपोर्ट किया गया कि ये सलमान से ये गाड़ी पहुंची ओखला के रहने वाले देवेंद्र के पास और फिर ये कार पहुंची रॉयल कार जोन जो कि गुड़गांव में है, जो कि सेकंड हैंड गाड़ियों का रिफर्बिश्ड कार का धंधा करते हैं। उनसे ये कार पहुंची तारिक के पास। तारिक पुलवामा के बताए जा रहे हैं। पुलवामा में ही ये गाड़ी पहुंची डॉक्टर उमर के पास। डॉक्टर उमर जिनका ताल्लुकात बताया जा रहा है या लिंक किया जा रहा है पुलवामा से, और पुलवामा से ये मामला फिर आ जाता है फरीदाबाद की उस घटना पर जहां पर कल भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थों की जब्ती हुई थी। तो क्या ये इसी पूरी लाइन पर ये पूरा चल रहा है केस? देखिए, ये अभी तक की जानकारी जो है और जो सूत्रों के आधार पर बाहर आई है वो है इस हादसे को लेकर के, ये जो आप कह लीजिए अटैक है या हादसा है, अभी एजेंसीज इसको कंफर्म करेंगी। इस मामले में दो चीजें बड़ी रिमार्केबल हैं, एजेंसीज और मीडिया दोनों ने भी गजब का रिस्ट्रेन पकड़ा। आप देखिए, इससे पहले जब आतंकवादी हमले होते हैं तो बहुत जल्दी किसी का नाम सामने आ जाता है, किसी संगठन का नाम सामने आ जाता है, वो खुद जिम्मेदारी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, या फिर एक वो क्लैरियन कॉल उठता है कि इनसे बदला लो, हमला कर दो पाकिस्तान पे वगैरह, 20 तरह की बातें होती हैं। लेकिन इस बार इस तरह का नहीं हुआ है। एक लेवल का जिसको कहते हैं कॉशन है ना, उसका पालन मीडिया ने भी किया और उसका पालन हमको एजेंसीज भी करते दिख रही हैं। वो कोई भी चीज पक्की होने से पहले कुछ नहीं कहना चाहती हैं। जैसे ये जो गाड़ी का नंबर है, लोगों ने खुद मतलब सोर्स किया है, किसी ने लोगों ने फोन करके पूछा है। पुलिस की तरफ से क्या पता चला था या जो मीडिया में चीजें रिपोर्ट हुई थी जब इसका लाइव कवरेज चल रहा था, वो ये था कि जो वो एकदम एक मैंगल्ड मास ऑफ स्टील जिसको बोलते हैं, थोड़ा मोड़ा लोहा, उसमें एक HR दिखा था जी हरियाणा। उससे पता चला कि ये हरियाणा पासिंग गाड़ी है और मामला सीरियस लगा होगा
ये हमने कैसे अंदाजा लगाया था कि हरियाणा पुलिस को कांटेक्ट नहीं किया गया, दिल्ली पुलिस की एक टीम गई हरियाणा कि हम जाकर के वहां पे देखेंगे। उससे लग रहा था कि ये एक टॉप प्रायोरिटी चीज है। और फिर धीरे धीरे तो गाड़ी का नंबर, और एक बार गाड़ी का नंबर आ गया तो अब जैसे एम परिवहन और इन सारी तरह की चीजें हैं, बहुत सारी जानकारी आपको ऑनलाइन मिल जाती है। तो वहां से पता चला, और फिर वहां से वो ओनरशिप ट्रेल, क्योंकि आपको पहले ओनर के बारे में पता चला, फिर उसके बाद इन्होंने इनको बेची, उन्होंने उनको बेची, और होते होते वो पहुंची मोहम्मद उमर। अब ये जो मोहम्मद उमर है, ये बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर है। मोहम्मद उमर को अलेजेडली जो लाल किले की पार्किंग है उसमें कैप्चर भी किया गया है, गाड़ी को लाते हुए, निकलते हुए, एग्जैक्टली गाड़ी को लाते हुए। 3:19 पे उस पंचिन हुई वो गाड़ी, मतलब उस लाल किले में आप गाड़ी पार्क करते हैं तो आपको टिकट मिलता है, और घंटे के हिसाब से फिर आप पे करते हो। 3:19 पर वो गाड़ी आई और 6:48 पर वो गाड़ी गई, और इसके कुछ देर बाद वो दग गई है ना, उसमें ब्लास्ट होता है, और उसके बाद ये सारा चेन चालू होता है। आप पूछ रहे थे मोहम्मद उमर का पुलवामा कनेक्शन क्या है। इसमें कुछ नाम आ रहे हैं बार बार, हमें खबरों में, दर्शक भी देख रहे होंगे। मोहम्मद उमर के साथ आ रहा है मोहम्मद शकील का नाम, और मुजम्मिल माफ करिएगा, मुजम्मिल का नाम। और तो इन नामों के पीछे की पूरी कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जो मोहम्मद उमर है तो प्राइम सस्पेक्ट है ना, क्योंकि इसी के बारे में कहा जा रहा है कि यही वो व्यक्ति है जो उस गाड़ी को चला रहा था। इसीलिए इसके जो भाई हैं और इसकी जो माता हैं, इनको अभी डिटेन कर लिया गया है, और इनसे भी पूछताछ एजेंसीज कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी इनके जब्त कर लिए गए। और जब हम आपसे जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 11 नवंबर का 10 बजने ही वाला है, 6-7 मिनट अभी बचे हुए हैं, तब MHA में मीटिंग चल रही है। इसमें एक्सपेक्टेड है कि गृह मंत्री जो होंगे वो बात करेंगे NIA के DG से, दिल्ली पुलिस के DG से, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो DG हैं वो ऑनलाइन इसमें शामिल होने वाले हैं, और NSG के DG भी वहां पे होंगे। ये बाकी सब लोग दिल्ली में ही हैं, और हो सकता है बाकी एजेंसीज भी इसमें अपना जो इनपुट है वो पूल करें, और इसके बाद में डिसाइड होगा कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। बाय दैट टाइम जो FSL है उन्होंने अपने एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए हैं, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि 1 या 2 दिन वो एनालाइज करना चाहते हैं। हाँ। अभी उनके पास में जो उन्होंने अपने अनुभव से चीजें बताई हैं रिपोर्टर्स को, वो ये है कि जो विक्टिम्स हैं उनके ऊपर श्रैपनल इंजरी उनको नहीं मिली है, यानी जो मलबा उड़ता है, कई बार क्या होता है इस तरह के डिवाइसेस जब बनाए जाते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीजें डाल दी जाती हैं, नुकीली चीजें, ताकि एक तो धमाका, आसान भाषा में हम पेलेट्स, एक तो धमाका हो गया, तो धमाके के प्रेशर वेव से बहुत नुकसान होता है। उसके बाद अगर धमाके के साथ नुकीली चीजें रख दी जाएं तो वो भी नुकसान पहुंचाती हैं। वो नहीं मिली। जो शरीर हैं वो काले नहीं हुए हैं, जैसा गन पाउडर के केस में ऐसा कहा जाता है कि वो हो। तो ये शुरुआत, ना ही जहां पर ये ब्लास्ट हुआ उस I-20 कार के पीछे ना कोई क्रैटर हुआ, तो गाड़ी के नीचे पीछे कहीं पे ऐसा गड्ढा भी नहीं हुआ। तो इन सारी इन्हीं वजह से जो FSL की टीम है उन्हें इतना वक्त लेना पड़ रहा है कि आखिर ये विस्फोट हुआ कैसे। इसलिए सीधे किसी ने कमेंट नहीं किया कि एग्जैक्टली ये हुआ होगा वहां पर। और अच्छा निखिल, बार बार मैं यहाँ पे आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। बार बार अमोनियम नाइट्रेट का यहाँ मुद्दा उठ रहा है, तो इसका इस्तेमाल विस्फोटक के तौर पर होता है, अगर होता है तो किन जगहों पर या कैसे? जी हाँ, मैं उस पर भी आता हूँ, और अमोनियम नाइट्रेट तक बात पहुंची कहां से मैं वो भी आपको बताता हूँ। उमर मोहम्मद पुलवामा का रहने वाला था जी, और ये स्टोरी, और आप याद कीजिए कि सहारनपुर में जो छापा पड़ा है, जो फिर फरीदाबाद में छापा पड़ा है, वो ठीक है उसमें हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस साथ में थे, लेकिन वो एक्चुअली एक JKP का ऑपरेशन था, जम्मू कश्मीर पुलिस आई थी वहां पे। तो ये हुआ कैसे? हुआ ये कि कुछ दिनों पहले की बात है, श्रीनगर में नौगाम बाईपास के पास में जैश ए मोहम्मद का एक पोस्टर मिला एजेंसीज को। JKP के पास वो केस गया और उन्होंने ढूंढना चालू किया, कुछ लड़कों को उठाया। ये मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ राहुल पंडिता को, जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं, और आपने इनकी किताबें पढ़ी हुई, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो राहुल पंडिता लिख रहे हैं अपने X अकाउंट पे, हम वो ट्रेल भी आपसे शेयर कर देंगे, कि जैश का एक पोस्टर नौगाम बाईपास पे मिला, और पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ की, 2-3 लड़कों को उठाया, और यहां से पता चला कि कोई एक डॉक्टर आता है कुछ दिन में यहाँ पे, जिसके पास में एक गन होती है। फिर ढूंढना चालू किया कि भाई ये कौन डॉक्टर है। इसके बाद उठाया गया आदिल रादर नाम के एक व्यक्ति को, और कहा जा रहा है, जो राहुल पंडिता टॉप पुलिस सोर्सेस के हवाले से ये लिख रहे हैं, कि इस आदिल रादर ने जितनी भी चीजें थी वो डाइवर्ज की, और इसी के पास लॉकर से साउथ कश्मीर से एक गन मिली,
और इसी का फिर यही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते हुए जो मुजम्मिल है ना, डॉक्टर मुजम्मिल जो सहारनपुर में प्रैक्टिस करता था और जिसके आवाज से जिसने एक कमरा रेंट किया हुआ था फरीदाबाद में, फतेहपुर तागा में, और वहां से फिर टनों में मतलब एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है, जिसमें से कहा जा रहा है कि 350 किलो विस्फोटक था और इसके अलावा फिर बाकी चीजें थी, डेटोनेटर्स, वायर्स, बैटरी, सर्किट्स और इस तरह की चीजें, है ना। और एक ऑटोमेटिक हथियार है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो AK-47 थी। अब हुआ ये कि जो डॉक्टर मुजम्मिल के पास एक गाड़ी होनी चाहिए थी, जो कहानी जम्मू कश्मीर पुलिस को आदिल रादर से पता चली थी, वो गाड़ी मिली नहीं। और फिर उसके बाद उसकी किसी एक महिला मित्र, जिसके बाद या एसोसिएट उसको लिख रहे हैं, जिसका डाइवोर्स हो चुका है, उसके पास से वो गाड़ी मिली। इस लड़की का डाइवोर्स हो गया है और वहां से एक और गन मिली। यहां से फिर आप देखते हैं कि मोहम्मद उमर का नाम आता है। मोहम्मद उमर तो क्योंकि वो तो लाल किले में था, छापा पड़ता है सहारनपुर में, फरीदाबाद में, ये सारी चीजें आपको, तो ये जो चेन बन रहा है ये यहां से आ रहा है। जी बिल्कुल। तो अभी इस पूरे चेन में ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं और इसके जवाब ढूंढने में हमारी एजेंसियां भी लगी हुई हैं। एक और मैं चीज बताना चाहता हूं, आप क्योंकि नेचर ऑफ ब्लास्ट पे पूछ रहे थे, है ना, अभी तक के एजेंसीज ने तो कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं द प्रिंट पे बिस्मी तास्किन की एक रिपोर्ट है ना, जिसमें उन्होंने सीधा अपने ऑफिशियल्स को कोट करते, मतलब सोर्सेस के आधार पे उन्होंने कहा, टॉप प्लेस्ड सोर्सेस के आधार पे हम लिख रहे हैं कि जो रेड फोर्ट में ब्लास्ट हुआ था और वहां जो पुलवामा डॉक्टर है, वो फरीदाबाद वाला जो मॉड्यूल है उसी का हिस्सा था। इन्होंने इस चीज को लिखा है। तो मैं इस रिपोर्ट के आधार पे भी जो इन्होंने जानकारी सूत्रों के हवाले से दी है, मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे स्ट्रेट कनेक्शन इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया है और उसके लिए वो सोर्सेस का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना ये है कि उनको सूत्रों ने बताया है कि इस धमाके में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल हुआ है। अब आप पूछ रहे थे कि अमोनियम नाइट्रेट, देखिए अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल ये वही है सुनने में। अमोनियम नाइट्रेट एक बहुत ही इजीली अवेलेबल एक्सप्लोसिव है। इजीली अवेलेबल मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये कोई एक बैंड सब्सटेंस नहीं है। अगर आपके घर में कभी आसपास खदानें रही हैं, है ना, बजरी की या जिसमें पत्थर को चूरा करके, तो जो पत्थर की ब्लास्टिंग होती है उसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल होता है। जैसे आप नॉर्दर्न प्लेन्स में तो नहीं होता, लेकिन जहां से हम आते हैं कुओं में कई बार पत्थर निकल जाते हैं, तो उनको भी तोड़ने के लिए कई बार इसका इस्तेमाल होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास होना चाहिए, इसके लिए भी लाइसेंसिंग वगैरह की जरूरत होती है, लेकिन ये क्योंकि एक डेमोलिशन मटेरियल है, इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको सोर्स करना उतना विद इन बॉर्डर्स मतलब इसको कहीं से बाहर से स्मगल करके लाने की जरूरत नहीं है। और जो खदानों के बड़े ब्लास्ट होते हैं उसमें ये होता है कि अमोनियम नाइट्रेट होता है, उसके साथ फ्यूल ऑयल, कई बार डीजल को डाला जाता है और उसके बाद में फिर उसकी एक प्रक्रिया है जिससे फिर वो अचीव किया जाता है। तो ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, आपको यूट्यूब पे इसके वीडियोस मिल जाएंगे देखने को। तो ये शक एजेंसीज को है कि इस तरह से इन्हीं केमिकल्स को इस्तेमाल किया गया है, उससे एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाया गया। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस क्या होता है, मैं लोगों को सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, ये है जुगाड़ का बम। जो सेना इस्तेमाल करती हैं, जो बॉम्ब्स होते हैं वो सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब्स होते हैं, उसके अंदर एक फ्यूज होता है और उसके अंदर एक्सप्लोसिव होता है, और फ्यूज का काम है कि उस एक्सप्लोसिव को डेटोनेट करना, एक साथ उसको दागना। और उसमें सेफ्टी का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि भाई ये जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं उन्हीं के, मतलब जिसको कहते हैं ना खेमे में दगना, ये सारी चीजें ना हो, इंटेंडेड टारगेट पे ही फटे, है ना, इम्पैक्ट पे फटे या इम्पैक्ट से पहले फटे, ये सारी चीजें होती हैं। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, इम्प्रोवाइज किया है उसने, जुगाड़ बनाया है उसने, जो चेन है, जो सर्किट है, उसने कुछ कहीं से कोई घड़ी की बैटरी निकाली, कहीं से किसी का तार निकाला, तो ये होता है। तो ये जो पुलिस का शक है, जो एजेंसीज का शक है, वो यही है कि कहीं इस तरह का किसी ने जुगाड़ का बम तो नहीं बनाया था, आईईडी डिवाइस तो नहीं बनाया था। एक थ्योरी ये भी फ्लोट की जा रही है कि जिस तरह का ये धमाका था और जिस जगह पे ये हो गया, उसको देख करके एक कयास लगाया जा रहा है, और जिस कयास के बारे में द प्रिंट की इस रिपोर्ट में भी लिखा है कि जब ये मुजम्मिल शकील को फतेहपुर तागा में छापा पड़ गया, मुजम्मिल शकील को उठा लिया गया, आदिल रादर को
जम्मू कश्मीर से जम्मू उठा लिया कश्मीर से गया उठा था, लिया गया। साउथ कश्मीर से। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, राहुल पंडिता ये भी लिख रहे हैं कि आदिल रदर की फैमिली बड़ी रिस्पेक्टेड है अपने इलाके में। तो ये देखना पड़ेगा कि कैसे मतलब उनके यहाँ जो बच्चे हैं वो इस रास्ते पे निकल गए, किस तरह का इंडोक्ट्रिनेशन था, ये जांच में सामने आएगा। तो जब ये अरेस्ट हुए और जब ये आर्म्स बरामद होने लगे, जब ये चीज़ें बरामद होने लगी, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ये पैनिक कर गए और या तो एक्सप्लोसिव्स को या तो आईडी को मूव किया जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह, उस बीच में ये हो गया, या फिर ये था कि जितना वक्त बचा है उसके अंदर कुछ कर दो एग्जैक्टली। तो ये एक थ्योरी चल रही है, लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, एजेंसीज और मीडिया ने काफी कॉशन के साथ में काम लिया है, कुछ थ्योरी जरूर फ्लो कर रही हैं, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस अपनी ओर से जब इस चीज को क्लियर करे कि क्या उनकी नजर में ये आतंकवादी हमला था, क्या वाकई टीवी पे चल रहा है, लेकिन अभी ये हमें पुलिस के कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए कि क्या इसमें जैश ए मोहम्मद ही शामिल था या नहीं था, वो बताएंगे, और उनकी जांच कहां तक पहुंची है। ये निखिल, ये भी दर्शकों को बताते चले कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ यहाँ क्राइम ब्रांच, एनआईए और एनएसजी और एफएसएल की टीमें लगी हैं। इनके लगने का क्या मतलब होता है, अगर आपको बिल्कुल आसान शब्दों में अगर समझाएं तो जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो एंटी टेरर एंड इंटेलिजेंस यूनिट यहाँ लगी हुई है, जिसका काम होता है आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखना, हाई प्रोफाइल गैंग और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करना। मसलन कि अगर कहीं बम धमाका हुआ, आतंकी साजिश हुई, तो इनके लिंक्स निकालना, ये काम दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो करती है। क्राइम ब्रांच जो है दिल्ली पुलिस की, उसका काम है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करना, और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की विंग है वो यहाँ आती है, जो कि हत्या, अपहरण, ठगी और कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे अगर कोई भी आपराधिक मामले होते हैं वो इनकी जांच करती है। एनआईए है यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो कि देश की राष्ट्रीय आतंकवाद जांच एजेंसी है, क्योंकि आतंकवाद का एंगल यहाँ हो सकता है इसलिए एनआईए लगी। एनआईए पूरे भारत में आतंकवाद, फंडिंग या फिर कोई भी राष्ट्र विरोधी मामला होता है तो उसकी जांच करती है, और इसी के तहत केंद्र सरकार के अंदर ये काम करती है। एनएसजी है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, भारत की कमांडो फोर्स इसे कहते हैं, और ब्लैक कैट्स भी आप इन्हें कहते हुए सुन लेंगे। आतंकवादी हमले हों या फिर बंधक बनाने की स्थिति, या फिर कोई अगर लाइव बॉम्ब मिलता है और उसको फिर डिफ्यूज करना हो, निष्क्रिय करना हो, तो इनकी तैनाती उसके लिए होती है। ऑपरेशन वाली जगह पे यानी घटना वाली जगह पे एनएसजी भी पहुंची। साथ में पहुंची एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जो कि एक साइंटिफिक जांच करती है लैब में ले जाकर के। और ये जो एफएसएल की टीम है ये कल 7:29 पर जब आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया तब से ये घटना स्थल पे मौजूद थी। लगातार ये ट्रेसेस निकाल रहे थे, उस जिस i20 कार के बारे में बात हो रही है उसके पार्ट से भी ट्रेसेस निकाले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं ट्रेसेस से ये पता चल पाएगा कि ये जो आग लगी, ये जो धमाका हुआ, इसमें किस पदार्थ का इस्तेमाल हुआ। एफएसएल की टीम जो है वो अभी उनका ये कहना है, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बात कही गई कि एफएसएल की टीम ने अपनी जांच कर ली है और वो 1 से 2 दिन का वक्त लेंगे ये पुख्ता करने में कि ये ब्लास्ट और ये आग जो लगी, ये जो धमाका हुआ, वो किस विस्फोटक पदार्थ की वजह से हुआ है। 11 नवंबर की सुबह जो ताज़ा अपडेट आई है दिल्ली पुलिस के नॉर्थ जिले के डीसीपी राजा बंथिया की तरफ से, उन्होंने यही बताया कि रात से ही एनएसजी और एनआईए की टीम लगी हुई है। एफएसएल जो है उसने अपने सारे ट्रेसेस रिकॉर्ड कर लिए हैं, अब उनकी वो जांच करेगी। 1 से 2 दिन के बाद ही ये सारे सैंपल्स हमें सैंपल से पता चल पाएगा कि एक्चुअल ये ब्लास्ट हुआ कैसे। निखिल, इसी बीच ये भी खबर आई, जो राजा बंथिया डीसीपी हैं उन्होंने ये भी जानकारी दी कि यूएपीए और इसके अलावा द एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 और बीएनएस के तहत ये मामला दर्ज किया गया। ये तीनों जो कानून हैं इनकी धाराएं भी अपने आप में इस पूरे घटनाक्रम को कहीं ना कहीं समझाती हैं और एक संकेत देती हैं कि किस तरह की घटना है। मसलन यूएपीए की सेक्शन 16 और 18, जो धारा 16 और 18 है यूएपीए की, उसके तर्ज पर यह मामला दर्ज किया गया। सेक्शन 16 क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट अटैक, यानी कि आतंकी कृत्य के लिए सजा का प्रावधान इसमें है। अगर कोई व्यक्ति कोई भी आतंकी घटना करता है, जैसे बम धमाका, गोलीबारी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या लोगों में डर फैलाना, वहां पर इस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है। सेक्शन 18 कहता है पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी, यानी कि किसी भी तरह की साजिश या उसकी सहायता के लिए अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस पर सजा होगी। मतलब अगर इस तरह की घटना होती है या कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसमें अगर कोई साजिश में साथ देता हुआ भी पकड़ा गया तो उस पर सेक्शन 18 के तहत यूएपीए की कार्रवाई होती है। यहां पर ये दोनों ही सेक्शंस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ में द एक्सप्लोजिव्स एक्ट
1884 भी लगा, जिसमें एक्सप्लोजिव एक्ट भारत का एक ऐसा कानून है जो तय करता है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था हो वो बिना सरकार की अनुमति के किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ इस्तेमाल नहीं कर सकती। जैसा कि निखिल बता रहे थे कि अमोनियम नाइट्रेट ये साधारण सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, ये एक इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव है, बिल्कुल। माइनिंग में, कोरिंग में इसका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है और ये कंसर्न हमेशा से रहा है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं है उसको एक एक्सप्लोसिव में कन्वर्ट, लेकिन आपको ये सब कुछ कानून के तहत ही करना पड़ेगा। वो तो आप ऑब्वियसली जब आप कोई खदान लोगे तो उसी में आपको सबसे पहले तो खदान की ही परमिशन निकालनी पड़ेगी और फिर उसके बाद भी आपके ऊपर सारे नियम लागू होते हैं। इसके अलावा जो BNS है उसके तहत भी मामला दर्ज किया गया। तो ये जो कानून है, BNS हो, एक्सप्लोजिव एक्ट हो, UAP हो, ये बताता है कि ये मामला किस तरफ जा सकता है इसलिए क्योंकि अभी तक इस पर पुख्ता जानकारी नहीं आई है कि ये ब्लास्ट किसकी तरफ से हुआ या किन पदार्थों से हुआ। ये सब कुछ एक जांच का विषय है और इसमें कयास को सुनने चाहिए पर उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक कि पुख्ता जानकारी नहीं आती। अभी हम ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, है ना, और उसमें काफी, जिसमें कहते हैं कि अभी बहुत सारी प्लॉजिबल थ्योरीज अभी चल रही हैं, उसमें से कौन सी थ्योरी सही है वो हमको कुछ देर में पता चल ही जाएगा और जितनी और डिटेल्स होंगी हमारी कोशिश रहेगी कि खबरगांव के दर्शक उनको इसी तरह के और वीडियो प्रेजेंटेशंस में देखते रहें। बहरहाल कल रात में जो कुछ भी घटना हुई, लोगों ने क्या देखा, इस पर खबरगांव ने आपको कुछ रिपोर्ट दिखाई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो वो देख करके उस मंजर को भी समझ सकते हैं जो कल रात में घटी है। इस वीडियो में, इस बातचीत में बस इतना ही। उम्मीद है कि इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और आप समझ भी गए होंगे। बहरहाल मामले पर जो भी अपडेट होगी खबरगांव आपको देता रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।